गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का मैंने बेसिक चीज़ हम क्या करेंगे बताएंगे। आज देखिए, सबसे पहले बात होती है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये हिंदी में। जैसे ये जो हमने लिखा है बोर्ड पर, तो ये जो लिपि है यह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, जैसे हमसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि है क्या, मतलब लिपि का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ। जब तुम लोग अपने नाम का, जैसे आपका नाम अगर प्रमोद कुमार है तो आप पीके कहते हैं, या मनोज कुमार है तो आप एमके कहते हैं। तो उसी तरह से लिपि जो होता है, लिपि इसको स्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी में। लिपि का मतलब है कि ध्वनि के लिए, माने जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के लिए जो हम संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे मुंह से ध्वनि निकला क, तो क निकला तो आप सुनेंगे तब ना समझ में आ रहा है क, लेकिन हम क्या लिखें कि दूसरा कोई समझ जाए कि हम क बोले हैं, तो इसके लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन के लिए H कहते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे हमारे मुंह से निकला क, तो क के लिए बनाया गया कि क को ऐसे लिखा जाएगा, यानी इस रूप में संकेत के रूप में हम इसे दिखाएंगे। तो जब हम इसको दिखाएंगे तो ये जो संकेत का हमने प्रयोग किया और हमने अपने क को ऐसे लिखा, तो ये क्या है, तो इसी का नाम क्या होता है, लिपि होता है। जैसे बच्चों, अब हमने क बोला तो संकेत ए लिखा, ऐसे लिखा, लेकिन अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो वहाँ जो हम क बोलते हैं या वो लोग बोलते हैं, तो वो लोग क को ऐसे संकेत लिखते हैं। तो इसीलिए अब दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसका संकेत क्या हो गया, अलग अलग। तो यह हमारी लिपि हो गई देवनागरी लिपि, और ये अंग्रेजों की लिपि रोमन लिपि हो गई। तो चलो, लिपि क्लियर हो गया। अब एक बात आती है बच्चों कि जैसे हम भाषा क्या करते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, भाषा का मतलब क्या होता है। भाषा का मतलब होता है कि जब, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे मन के अंदर कोई बात है या कोई विचार है, तो हम इसको जिस रूप में व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात को या विचार को या अपनी भावना को हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, बोलो, भाषा होता है। ठीक है। फिर बात एक आती है जिसका नाम है शास्त्र, कि शास्त्र हम किसे कहते हैं। देखो, इसी शास्त्र को आजकल हम विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। विदेशों में यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसे आपको डिसिप्लिन नाम से भी जाना जाता है, वो लोग डिसिप्लिन कहते हैं। बात यह नहीं कि विषय क्या है, ये डिसिप्लिन क्या है ना। बात यह है कि शास्त्र एक वह पुस्तक होती है जिसमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्रमबद्ध ज्ञान की चीजें जहां मौजूद होती हैं, जिस पुस्तक में होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया। फिर बच्चों बात आती है व्याकरण की। तो देखिए, जरा ध्यान से जरा सुनिए। दुनिया में ये पूरा सृष्टि जो है, एक सब नियम पर ही चलता है। सूरज भी नियम से उगता है, नियम से डूबता है। तो हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें एक नियम होना चाहिए। अब जैसे कल्पना कीजिए कि कोई कहे कि राम की किताब किसी ने कहा, तो किसी ने कहा क्या कि नहीं, हम राम की किताब जो है, ये राम्स बुक जो है, हम की नहीं मानेंगे, हम से मानेंगे। तो कोई कहेगा कि नहीं, हम इसको पर मानेंगे। आप बताइए, दिक्कत होगी कि नहीं। तो हम जब मानव सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसा नियम तो होना चाहिए कि कोई कहीं बोले तो उसकी बात हम समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहता है, चाहे वो उसका भाव क्या है या विचार क्या है। तो यानी व्याकरण का परिभाषा इसी से निकल रहा है कि शुद्ध लिखने में, शुद्ध बोलने में, है ना, जो नियम बनाए जाते हैं, उसी नियम को
व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी में बनाए गए तो इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, हिंदी में बनाया गया तो हिंदी व्याकरण कहते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब बच्चों जैसे आप जानते हैं कि जीवन में इकाई का बहुत महत्व है, यूनिट का। जैसे देखिए गौर से, मान लीजिए इकाई क्या होती है, इकाई मिल करके ही ना अनंत संख्याएं बन गई। जैसे आप पढ़ते हो, एक क्लास में बैठते हो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एक बच्चा मिल करके एक क्लास का निर्माण करता है। बायोलॉजी पढ़ते हो तो कहते हो ना कि एक एक कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। जिस मकान में रहते हो तो कहते हो ना कि एक एक ईंट मिलकर एक मकान का निर्माण करती है। तो उसी तरह से बच्चों, ये जो कहने का मतलब कि जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि है ना, तो इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। देखिए, तो इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं बच्चों। तो ये वर्ण किसी भी भाषा की यूनिट होती है। माने आप कह सकते हैं कि यह यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, यानी भाषा की क्या है, इकाई है। इतना क्लियर हो गया। तो ये वर्ण जो है हमने लिखा है अपने हिंदी व्याकरण में, ये बात अंग्रेजी की नहीं हो रही है। तो यहाँ जो लिखा है बच्चों वर्ण, तो ये वर्णों का जो समूह हमने लिखा, आप इसको वर्णमाला कहते हैं। एकदम स्पष्ट बात है। तो बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। अगर देखा जाए तो जो वर्णमाला है हम लोगों का, वर्णमाला, तो इसमें कुल 46 मतलब कि अक्षर होते हैं, अक्षर या वर्ण, ठीक है। तो टोटल 46 होते हैं जैसे गौर से, लेकिन हमने जो ये लिखा है ये 46 से क्या है, ज्यादा है। तो हकीकत में बच्चों ये 13 होते हैं, ये जिसको आप स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। आप गौर से देखिए, जैसे जो ये आपका है ये वाला, तो ये कौन है बोलो, तो ये स्वर है ना। और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक, तो बच्चों ये क्या है, तो ये व्यंजन वर्ण है। तो गौर से देखिए, ये स्वर है। हम बाद में आप लोगों को अगले भाग में बताएंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ऐसे मैं जानता हूँ कि स्वर किसे कहते हैं, ये आप लगभग सभी बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर अपना ये मूल बात पहले समझिए। हम लोग वर्ण को आज पहचानना है। तो स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ पर 13 स्वर है। ये जो है व्यंजन, ये आपको कितना है, 33 है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 25, 8 है, तो 33 और 13 46 हुआ। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने क्या किया, 8 और लिख दिया। क्यों, तो आपको अन्य चीजों की पहचान कराने के लिए। ओके, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये 46 वर्ण ही होते हैं। अब कोई पुस्तक उसे 52 बना दिया, बात समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ये लोग खुद मतभेद स्थापित कर देते हैं। लेकिन आइए पहले हम लोग वर्णों को पहचानते हैं। देखिए गौर से, ये तो आप पहचान गए। अब हम लोग यहाँ पर जरा खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे चलिए, ये तो हमारा क्लियर है कि ये स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है, स्वर वर्ण है। लेकिन जो ये अंग है ये वाला, तो ये बच्चों ये अनुस्वार है ना। इस सब का प्रयोग कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। ये क्या है बच्चों, तो विसर्ग है। मैं और नहीं लिख करके भी आपको बिंदु देके बता सकता था, लेकिन जब हम बोलते हैं तो और के बाद नाक से ध्वनि निकलती है, इसीलिए हमने अंग और अह लिख करके आपको क्या किया, बताया। ओके, फिर देखो यहाँ क से लेकर के जब हम चलते हैं म तक, यहाँ क से लेकर म तक एक चीज जरूर ध्यान देना। जैसे ये क्या है, तो क का परिवार है। क ख ग घ अंग जो है ये क का परिवार है। जो है ये च का परिवार है। तो इसको कहते हैं कवर्ग। जैसे ये क्या हो गया बच्चों, कवर्ग। इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं टवर्ग। ये हो गया तवर्ग, ये हो गया पवर्ग। ये बात समझ में आई है ना। तो क से लेकर के म तक यानी 5 वर्ग है। तो क से लेकर अगर हम लोग चलेंगे कहाँ तक,
म तक, तो ये पूरे को बोलते हैं स्पर्श वर्ण। इसका नाम क्या होता है? स्पर्श वर्ण। अब यही ना आपके परीक्षा में बसुनी सवाल सब आते रहते हैं कि स्पर्श वर्ण हम किसे कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण या कितने होते हैं, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि 25 होते हैं। बोलो क्लियर है? यहाँ पर फिर बच्चों ये स्वर, ये स्पर्श वर्ण हो गया। अब हम यदि हम ये इसकी चर्चा करें जो मैंने लिखा है य र ल व, यहाँ पर जो 4 लिखा है बच्चों, तो इसको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। इसका नाम क्या होता है? अंतस्थ। अब देखो लोग अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि भाई इसको हम अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं। तो इसको अंतस्थ वर्ण हम इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यह पूर्ण रूपेण न तो यह स्वर माना गया है और न इसे व्यंजन माना गया है। बच्चों स्वर अंग्रेजी वाले लोग समझ ले, वॉवेल या कॉन्सोनेंट तो जानते होंगे ना। तो स्वर क्या है? वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो इसको पूर्ण रूपेण माने इसको स्वर और व्यंजन के बीच में माना गया, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में। तो इसीलिए इस वर्ण का नाम हो गया अंतस्थ। अंतः स्थित माने दोनों के बीच में स्थित है। ये क्लियर है? इसको जब और आप व्यापक रूप से पढ़िएगा, है ना, जब आप आचार्य वगैरह ये सब बाद में पढ़ते हैं तो वहां बताया जाएगा कि ये ऐसा वर्ण है कि हमारे ध्वनि के साथ मुंह से वायु बाहर नहीं निकल पाती है। तो थोड़ा सा जटिलता आती जाएगी। फिलहाल आप यही समझें कि यह स्वर और व्यंजन के बीच में आता है। ये हो गया अंतस्थ वर्ण। और ये जो मैंने लिखा, ये परिवार जो है तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह, तो इसको जब हम बोलते हैं तो मुख से थोड़ी गर्म हवा निकलती है, उष्मा गर्म हवा। लेकिन जैसे आप बोल के खुद दे सकते हैं कि लगता है कि मुंह से थोड़ी गर्म हवा निकल रही है, लेकिन बच्चों इतनी भी गर्म हवा नहीं निकलती है कि सुबह का चाय बना लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब थोड़ा सा निकलती है। तो इसको बोलते हैं उष्म वर्ण। इसका नाम हो गया उष्म वर्ण बोलते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। अब आता है बच्चों, यहाँ गौर से देखो, मैंने संयोजी छ लिखा, यहाँ त्र लिखा, यहाँ ज्ञ लिखा, स्र लिखा। तो बच्चों ये जो संयोजी छ मैं जो कह रहा हूं, तो मेरे बुक से ही निकल रहा है, संयोजन है यहाँ पर। तो जो ये जो है यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, बल्कि यह 2-3 वर्णों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं ना? अब जैसे देखो, ये जो संयोजी छ है, तो यह क, श, मूर्धन्य ष और अ मिलकर 3 वर्ण मिलकर के ये बना है ना। ये भी बना, मैंने सब लिख दिया है। तो बच्चों तो जब ये बना है ना, 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलकर बना, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। इसका नाम हो जाएगा कौन वर्ण? तो संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है। और ये जो 2 अक्षर हमने लिखा है, तो ये बच्चों ये तल बिंदु वाले वर्ण है। तल बिंदु देखो तो ड के नीचे बिंदु है और ढ के नीचे बिंदु है। ठीक है। तो इनको अलग छांट दिया गया, लेकिन याद रखना इनसे कोई शब्द शुरू नहीं हो सकता है। ये किसी भी शब्द के पहला लेटर ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये द्विगुण वाले हैं, द्विगुण है ना। तो इसको हम कहते हैं तल बिंदु वर्ण। तल बिंदु है ना, तल बिंदु वर्ण कहते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे यही बच्चों जब हम विन्यास सीखते हैं, जैसे ये क लिखा गया, तो देखा जाए तो पूर्ण रूप से हमने यहाँ व्यंजन नहीं लिखा, क्योंकि शुद्ध रूप से ये क ऐसे होता है। ओके। तो जब ये क ऐसे होता है तो बच्चों इसमें अ लगा करके पूर्ण ध्वनि बनाया जाता है। तो इसीलिए इस सब में अ जुटा हुआ है। ये बात स्पष्ट हो गई। अच्छा, तो लेकिन लिखने में वैसा नहीं लिखा जाता है, जबकि वैसा ही लिखना चाहिए। लेकिन आप समझ जाइए कि सब में इसमें अ जुटा हुआ है। अब चलिए आप संयुक्त वर्ण को देखें। देखिए जब हम शब्द के जब विन्यास करते हैं, विन्यास जरा देखिए, मैं एक चीज लिखता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा विज्ञान, आपने लिखा विज्ञान। आइए इसको हम तोड़ के देखें कि कैसे कैसे इसका मतलब कि संग्रह हुआ है या संयोजन हुआ है। देखो ये जो वह है
तो वह है, तो हमने कहा ना कि व्यंजन है तो ऐसे होगा, पूरा वह नहीं, तो चलो वह हो गया। और वी बनने के लिए इसमें ह्रस्व ई का प्रयोग है। ह्रस्व ई याद होगा कि काल मान के अनुसार, है ना, यानी समय के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक आप जानते हैं ह्रस्व, जैसे देखो एक तुम जानते हो कि ये ह्रस्व होता है और एक होता है दीर्घ, यानी जिसमें बोलने में कम समय लगेगा तो वह ह्रस्व है। जैसे यहाँ जो ई है, मैंने बोला ई तो कम समय लगा तो ह्रस्व ई, और जब वही बोलता ई तो इसका मतलब दीर्घ हो गया। ठीक है, जैसे आप बोलते हो रोटी, रोटी तो टी कहते हो तो उसमें दोबारा समय लग रहा है, तो इसीलिए ट में वहां पर दीर्घ ई है ना। मतलब इसकी चर्चा मैं फिर बाद में अलग से करूंगा, अभी हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। तो ह्रस्व दीर्घ है, तो उसी तरह से यहां पर वह है, तो यहां पर ह्रस्व ई का प्रयोग यहां पर किया गया ऐसे। ठीक है, तो चलिए वी बन गया। अब देखो तो ज्ञ ये संयुक्त वर्ण है, तो ज य और अ से बना है ज, जैसे ये बना है ज से, फिर बना है य से, और चूंकि इसमें विज्ञा आ है तो इसीलिए इसमें फिर हो गया आ, और फिर ये न है ना, तो न है, और फिर इसके बाद क्या है अ है। तो जरा देखो बच्चों, इतने अक्षर मिल करके और तब किसका निर्माण किए, विज्ञान का निर्माण किए। ओके, एक मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप अपनी क्षमताओं को देखिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, चलो बोल के देखो तो क्या है, बोलो क्या है, नहीं बुझाया। हाँ ठीक है, देखिए ये हो गया ल, आधा ल और अ, ये मिलकर हो गया पूरा ल। है क और स, देखिए इसमें अ नहीं है तो ये आधा छ हो गया, संयोजी छ, आधा म आ ई मिल गया, तो बोलो ये क्या बन गया, लक्ष्मी। देखा कैसे विन्यास होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ी सी बस 5 मिनट और आप देखिए गौर से। जैसे हम आपको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो स्पर्श वर्ण है, इसका जरा सेटिंग समझिए आप बच्चों। जब बोलिएगा तो देखिए है 5 वर्ग है, 5 वर्ग, तो इसका ये पहला वर्ण है, माने क वर्ग का ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है। आप देखिएगा बच्चों कि जब आप ख माने दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जब आप बोलते हैं तो आप देखिएगा हकार जैसी ध्वनि निकलती है, हकार, हकार जैसा बोल के देखो ना। प्रत्येक वर्ग का तुम बोलो दूसरा और फिर बोलो चौथा। देखो दूसरा इसमें ख है तो बोलेगा ख, तो लग रहा है कि ह बोल रहा है अंत में। फिर वैसे ही बोलेगा घ, घ तो लग रहा है कि ह बोल रहा है। तुम इसमें च के बाद छ बोल कर देखेंगे तो वैसे ही लगेगा छ। ठीक है, जैसे ट के बाद ठ है तो ठ बोलने पर तो थोक भाव से हवा निकल रही है। तो कहने का मतलब कि देखो यहां से लेकर यहां तक का कुछ इसमें जब हम दूसरा को और चौथा को बोलते हैं तो हकार जैसी ध्वनि, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए उसमें से एक वो यहां हम लिख रहे हैं, जरा खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क है, फिर यहाँ ख है, ग है, फिर ख है और फिर यहाँ अंग है। मतलब इसमें से हमने लिखा तो हम बोले हैं कि दूसरा और कौन बोले हैं, चौथा बोले हैं ना। तो दूसरा और चौथा में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन पहला, तीसरा और पांचवा में माने पहला और फिर तीसरा और पांचवा में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और इसमें किसमें हुआ, तो ये हुआ दूसरा में और फिर चौथा में, समझ रहे हो ना। तो जिसमें हकार जैसी ध्वनि पैदा होगी तो उसको बोलते हैं महाप्राण। अब बोलिए, अब कोई पूछे कि महाप्राण क्या है, आप आराम से कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनसे हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न
नहीं होती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यानी यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि ये जो अल्प प्राण है ना, अब फिर कौन है, महाप्राण। तो बोलिए अल्प प्राण में अब देख रहे हैं कि वर्ग का प्रथम द्वितीय और प्रथम तृतीय और कौन आ रहा है, पंचम। बात समझ रहे हैं ना, अब गौर से देखिए तो कौन कौन आया अल्प प्राण में। तो प्रथम है ना, मतलब प्रत्येक वर्ग का, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि प्रत्येक है ना, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन है, तो प्रथम, फिर तृतीय, अब फिर कौन है, पंचम। बात समझ रहे हैं ना, ओके, मतलब पंचम वर्ण है। लेकिन इसके अलावा है ना आपको मतलब जैसे अंतस्थ वर्ण जो होता है य र ल व, तो ये भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ओके, अंतस्थ वर्ण। तो जैसे इसमें हम लिख देते हैं कि और इसमें कौन शामिल है, तो अंतस्थ वर्ण, कौन वर्ण, अंतस्थ वर्ण इसमें शामिल है। देखिए अंतस्थ वर्ण हो गया। फिर ऐसे ही महाप्राण में आइएगा तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन, बोलिए, दूसरा है ना, फिर चौथा, तथा है ना, दूसरा वर्ग और फिर चौथा वर्ग आता है, और फिर इसमें शामिल होता है ऊष्म वर्ण, है ना। तो ये जो है, ये जो बोला गया, तो हकार जैसी ध्वनि इसमें उत्पन्न नहीं होती है, और ये बोला जाता है तो इसमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद बस अब एक चीज और देखिए, जैसे बच्चों हम बोलते लिखते, जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, जैसे क है, फिर ख है, और फिर ग। जैसे देखो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा क, फिर लिखा हमने ख, फिर ग, है ना, फिर हुआ घ, और फिर हुआ अंग। आप गौर से देखिएगा, इसमें बच्चों जब आप देखिएगा तो स्वर यंत्रियां जो होती हैं, है ना, तो जब हम प्रत्येक वर्ग की, हम एक उदाहरण लेके यहाँ बता रहे हैं, जब आप प्रत्येक वर्ग को देखिएगा तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, जैसे देखिए यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वर इंद्रियां जो हैं, स्वर इंद्रियां में माने झंकार पैदा होती है, माने झंकृत होती है, कौन, स्वर इंद्रियां। तो जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर इंद्रियों में झंकार उत्पन्न हो, गर्जना, जैसे लगता है कि ये गला गर्ज रहा है ना, जैसे बोलते हैं ग, तो लग रहा है कि यहाँ पर गर्जना हो रही है, ठीक है। तो जब ये तीसरा, चौथा, पांचवा में जब ये होता है ना, तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपको गर्जना पैदा होगी तो इसको बोलेंगे घोष वर्ण, इसका नाम हो जाएगा घोष वर्ण। और जो ये जो है बच्चों ये, तो इसका नाम हो जाएगा अघोष वर्ण। क्या नाम हो जाएगा, अघोष, क्योंकि इनको बोलने से गर्जना पैदा नहीं होती है। आए समझ में आप लोग को, है ना। तो जब हम लोग अगर देखें कि घोष वर्ण कौन कौन है, घोष, तो बच्चों बोलो, तो घोष हो गया प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे तीसरा, फिर हो गया चौथा, और फिर हो गया पांचवा। बात समझ रहे हो ना। तो फिर कहोगे कि इसके अलावा और भी है क्या, हाँ है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अब फिर अंतस्थ वर्ण, ये जो है ना अंतस्थ वर्ण, और इसके बाद एक वो अकेला ह होता है, मतलब उस वर्ण में से कौन होता है, ह होता है। तो ये हो गया घोष में। और जब हम अघोष की बात करते हैं, अघोष की, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर दूसरा आते हैं, और जो हमने जो उस वर्ण में से
यहाँ पर लिख दिया है ह, तो कौन बच जाएगा? तालाब स, मूर्धन स और दंत स। तो कौन कौन हो जाएगा? तालाब स, मूर्धन स और फिर दंत स। बोलिए, तो समझ में आया? देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के वीडियो लोड करने में भी दिक्कत है, तो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया, जैसे कहीं बीच में अगर तेज हो गया तो आप उसको वीडियो पॉज करके अपना देख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फिलहाल इतना ही, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको पढ़िएगा, फिर बाद में अब इसके आगे का ऐसे जो चीज़ की चर्चा हम की है, मात्रा, स्वर वगैरह वगैरह, इस सब की चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। पहले इन चीज़ों को आप क्या कीजिए, पहचान लीजिए। ओके, क्लियर है? ओके, बाय।